नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और इस फैसले का लगभग सभी इंतजार कर रहे थे। अप्रैल में वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मोहर के बाद स्वीकृति मिल गई थी, वो कानून बन गया था। लेकिन सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दाखिल कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। वो 5 याचिकाएं स्वीकार की गई, उस पर सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई हुई। तुषार मेहता सरकार की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे और जो याचिका दाखिल करने वाले थे उनकी तरफ से वही चिर परिचित चेहरे जो लगभग हर ऐसे मामले को चुनौती देने वाले जितनी भी पार्टियां होती हैं उनकी तरफ से वकालत करते हैं। मई में ये सुनवाई लगभग कंप्लीट हुई थी। फिर जुलाई में आते आते कुछ और चीजें हुई। हाल में इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला आ गया है। जो रोक लगाने की मांग थी कि वक्फ संशोधन बिल पर, कानून पर रोक लगाई जाए, रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा भी ये कहा गया था कि इसमें जो 3 गैर मुस्लिम सदस्य बनाए जा रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बरकरार रखे हैं। एक धारा है और उस धारा पर जरूर रोक लगाई है, ये कहते हुए कि ये जो 5 साल की अवधि रखी गई है कि 5 साल तक जो इस्लाम कबूल करके इस्लाम का एक प्रैक्टिशनर रहा हो वही अपनी संपत्ति, वही अपनी जमीन वक्फ कर सकता है। अभी उस पर रोक लगाई है। और दूसरे, जो कलेक्टर को एक पावर दी गई थी उसको रोक करके वो कोर्ट को सौंपी गई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर और वो इस पूरे मामले को शुरू से ही बहुत करीबी नजर से देखते रहे, इसको कवर करते रहे। तो धीरेन्द्र जी के साथ जुड़ते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जरा उसको बताइए। वो इनकी याचिकाकर्ताओं की उम्मीद के अनुरूप है या इनको बड़ा झटका लगा है? देखिए, सीधे तौर पर एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया था कि इस देश में जो है वो कुछ भी करेंगे, वो चलता रहेगा। मुस्लिम्स जो उनको जिस तरह अपीजमेंट है वो राजनेताओं का एक हक है और वो कुछ भी करेंगे तो जो भी गैर कानूनी होगा वो भी उनकी नजर में कानून होगा। तो उसको तो झटका लगा क्योंकि वो इस कानून को रुकवाना चाहते थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस कानून को रोक लगाने के लिए, एंट्रीम रोक के लिए कहा गया था कि इसको अभी रोक दिया जाए, बाकी फिर अभी अभी भी फैसला पूरा कंप्लीट आना है। तो चूंकि प्रिजम्पशन पर है वो था पूरा का पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे लॉ को, अगर उसकी कुछ धाराएं छोड़ दें तो पूरे लॉ को उन्होंने वो माना है कि भाई वो तो पूरा ठीक है, उस पर कोई भी पूरे कानून पर रोक लगाने का मामला ही नहीं बनता। उन्होंने सीधा कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, कोई चीज ही नहीं। तो इसमें तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो पहले जिस इंटेंशन के साथ आना चाहती थी, सरकार की इंटेंशन को कोर्ट ने माना है कि वो बेहतर है, अच्छी, अगर हम लोग इस तरह आम भाषा में समझने की कोशिश करें। क्योंकि वो आप याद कीजिए कि सारे लोग तमाम, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो या जितने भी लॉयर थे, वो बार बार सरकार की मंशा पर शक कर रहे थे। आपको याद होगा, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे कोई भी आदमी हो, जैसा ही खड़ा हो रहा था तो वो सरकार को घेरा ले रहा था कि साहब सरकार का है ये। तो वो सिर्फ चीजें निराधार हुई, कोर्ट में उसका कोई अर्थ नहीं ठहरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कुछ धाराओं को हम संरक्षण दे रहे हैं, वो भी टाइम पे है, डिसाइडेड होगा, कोर्ट में होगा, वो भी एक बड़ी चीज है।
उन्होंने कहा कि भाई प्रावधान तब तक, ये कौन से वाला जो आपने अभी बताया लोगों को कि जो 5 साल तक वर्क प्रैक्टिसिंग होना चाहिए अगर वो अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है। और ये भी मैं आपको बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये भी इसलिए किया गया कि इस समय पूरे देश में ऐसे सैकड़ों हजारों मामले आ रहे हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो सारे हिंदू धर्म में या कुछ हैं सनातनी हैं या कोई दूसरे धर्म के हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन पर एक घाट लगाए बैठे। वो अगर उनको, क्योंकि उनको कन्वर्ट कराना, उनकी संपत्ति को तुरंत कब्जा लेना है, उसका तो एकदम तरीका हो गया था इस देश में। तो कोई हाथ ही लगाना, वक्फ डब्लू जाके लिख दीजिए, आगे अपने आप ही वक्फ लिख देगा मालिक और अपना छोड़ के भाग जाएगा। कहीं किसी संपत्ति पे हालत ये थी कि वो वहां पूरे लखनऊ में या उधर जो भी है वक्फ लिखो, डब्लू लिखो, और उसके बाद वो भाग जाता था बेचारा वक्फ समझ के। तो ये हालत थी, तो उसको उन्होंने इसीलिए कहा था सरकार ने, लेकिन कोर्ट ने इस पे अप्रीहेंशन लगाया है, उसने कुछ माना है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक ये नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। अब ये देखना पड़ेगा, ये एक बड़े विवाद का बिंदु होगा। उसको आज से ही आप ओंकार सर मान लीजिए कि इस पर बड़ा विवाद होगा, क्योंकि ये फिर सरकार तय करेगी कि भाई कौन मुस्लिम हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। जबकि वो तो ये कहते हैं आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। ये फिर आपको मैं फिर याद दिला दूं दर्शकों को कि जब 2019 में फैसला दिया गया था श्री राम जन्मभूमि का, उस वक्त भी कोर्ट की तरफ से ये गलती हुई थी। और वो क्यों हुई थी, मेरा मानना यह है, मैं किसी कोर्ट की अवमानना या उसकी तरफ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो 5-0 से चाहते थे शायद फैसला, कोई विरोध ना हो, इसीलिए उन्होंने, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि मंदिर तोड़ा गया, लेकिन वो मंदिर नीचे कैसे चला गया ये तय नहीं हो पाया था। तो वो आज तक आपने देखा होगा उस धारा का इस्तेमाल करते हैं, उस लाइन का, ओवैसी से लेके तमाम। तो यहां भी इन्होंने जो ये लाइन दी है, ये लाइन थोड़ा सा, हालांकि इस पर बहस होगी कोर्ट में, और बहुत सारे राज्य तो तुरंत बना देंगे। मुझे लगता है हेमंता बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ या जो इस तरह से है मुख्यमंत्री जो बहुत एक्टिव हैं बीजेपी के, वो तुरंत बनाएंगे, फिर कोर्ट में आएगा ये मसला। तो ठीक है, एक बड़ा चीज ये होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ये तो विचार का ही मामला था। अगर हम ये कहें, कोर्ट ने कहा कि इस पे तो विचार ही नहीं हो सकता कानून पे, तो कानून तो आ गया, इनका सेल हो गया। और एक तरह से मुझे ये एक दूसरा एक और था कि जो आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी किसी संपत्ति को डिनोटिफाई कर सकता था, उस राइट को कर्टेल किया है, अभी रोका है। अब उसको अभी हम लोग देखेंगे, आगे उस पर बहस होगी, क्या होगा वो तो अभी क्लियरिटी के साथ आएगा। लेकिन ये कर दिया कि जो पहले डिनोटिफाई कर सकता था, जिस तरह आप मंडल कमिश्नर, उन्होंने अपने डीएम से ये राइट उन्होंने कमिश्नर तक भेजा था कि कमिश्नर ये देखता था, अगर वो प्रथम दृष्टता दिख रही है कि वो अतिक्रमित की गई है, उस पर कब्जा किया गया है, तो वो डिनोटिफाई कर सकता था। तो वो अब नहीं होगा, ये उन्होंने उनको रिलीफ दिया है कि ठीक है वो अभी नहीं होगा। तो यानी जब तक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ये दोनों तय कर दें तब तक नहीं होगा, और उसका कैरेक्टर नहीं बदलेंगे वो, जब तक कि फैसला नहीं आ जा सकता। तो ये है, अगर हम इसको देखें कि डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 चीजों पर ये फैसला होना था। अगर हम देखते हैं तो एक तो था कि क्या कि वक्त घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्त की सूची से यानी डिनोटिफाई कर सकती है नहीं कर सकती, क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर कि उसका इस्तेमाल हो रहा, उसका कागज नहीं है, तो 90% तो यही हो रहा भाई, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं जगह तो यही हो रहा, किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ बाई डीड घोषित की जा सकती है, इस पर था। और तीसरा था कि यदि किसी को अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो पहले, तो क्या सरकार वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। और इस पे बहुत सारे लोगों की बयान आने लगे कि साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मुद्दे को छोड़कर, शमशाद जो उनकी तरफ से लड़ रहा था लोअर अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, अधिकांश पे रोक लगा दी, और किसी व्यक्ति के 5 वर्ष तक मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। वहां जहां वक्फ परिषद, जहां गैर मुस्लिमों की संख्या अस्पष्ट थी, उसको 3 से 4 कर दिया। इन्होंने 4 बोला, लेकिन उसमें 3 कहा गया है। 3 सदस्यों तक वक्फ बोर्ड की, वक्फ परिषद में 4 तक कर दिया है सर, वक्फ बोर्ड में 3 किया है। तो न्यायालय ने कहा है कि अब ये जो है पृथक्करण का सिद्धांत उसको नहीं कर सकता। अब ये दूसरों ने कहा है कि साहब ये जो है संशोधनों पर कोई रोक नहीं है,
केंद्र सरकार द्वारा केवल याचिका के पक्ष में एक अंतरिम आदेश है कि संशोधित कानून सहित कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनको वक्फ संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सरकार को कोई वक्फ लेना है तो वक्फ अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें वक्फ में संशोधन शामिल है, का पालन न्यायाधिकरण के साथ उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना भी ये वो है। यानी न्यायाधिकरण का आदेश तभी प्रभावी होगा, जो वक्फ पंजीकृत नहीं है उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों लोग अपने अपनी तरह से कह सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ओंकार जी अगर मैं ये कहूं कि एक बड़ा फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है वो सरकार के लिए वो तो सीधे तौर पर इंटेंशन तो उसने माना कि इंटेंशन सही है, कोई उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कानून को रोक नहीं लगा रहे हैं, उनका मानना ये संभव ही नहीं है। और ये दूसरा बस एक ये कहा जा सकता है कि सरकार जो कुछ नियम बांधना चाह रही थी, जिस तरह की ये एकदम मैं ये कहूंगा कि बिना किसी कंट्रोल का एक घोड़ा बना दिया गया था, उस पर रोक लगाना चाहती थी, उसमें थोड़ा सा सरकार को अभी शुरुआती तौर पर परेशानियां, तो वो अभी डिटेल दिखेगी तो और साफ होगा। जी बिल्कुल। और मैं दर्शकों को ये बताता चलूं कि सरकार ने एक्चुअल में संशोधन क्या किए थे, स्ट्रक्चर में बदलाव क्या किया था। तो पहला बदलाव ये था, आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर शामिल करने का प्रावधान था। दूसरा, 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल करने का प्रावधान था। नंबर 3, शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे, ये एक प्रावधान किया गया था। बोहरा और अग खानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा, ये प्रावधान था। और केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी, और जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हों। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। दूसरे, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण का प्रश्न है, तो सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी, इस पर रोक लगाई है। फिर बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। चौथा, कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। पांचवा, इसमें कहा गया है कि जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस पर काफी बवाल हुआ था, यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। छठा ये था कि बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फ नामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और जो तीसरा पॉइंट था नए कानून में, वो ये था कि वक्फ की जो विवादित प्रॉपर्टी है उसका निपटारा कैसे हो। तो इसमें यह कहा गया, इसमें यह प्रावधान किया गया, धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, यानी मनमाने तरीके से गांव के गांव घोषित कर दिए गए थे कि यह वक्फ की संपत्ति है। और तो और पार्लियामेंट के पास की सारी जमीन पर वो अपना दावा कर रहे थे। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये प्रावधान नए कानून में किए गए थे। धीरेन्द्र जी, इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को?
जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोटे तौर पर सही मान लिया है और ये कहा है कि रेयरली ही किसी कानून पर हम रोक लगा सकते हैं। देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये देश आजाद हुआ उस वक्त जो वक्फ संपत्ति थी उसके बाद दुगनी तिगनी ये लगातार बढ़ती चली गई। यानी इस देश में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़े जमीनों का मालिक इस देश में वक्फ हो गया और सब कुछ शेडी था उसमें, कोई भी सब कुछ ग्रे एरिया में था, ज्यादातर हिस्सा ग्रे एरिया में था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी कैसे, जो संपत्ति कभी कागजों में दर्ज नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुई, वो वक्फ के नाम पर इन पर खड़ी हो गई। गाजी सालार मसूद का उदाहरण है, 1.5 किलोमीटर तक उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है। हालांकि उसमें हाईकोर्ट ने बाद में उसका क्या किया वो समझ में नहीं आया, फैसले में नहीं लिखा, लेकिन उसमें उसने सवाल उठा दिया सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि भाई ये कैसे हुई, पहले इसके कागज लाओ, फिर बाद में उसको अगली तारीख में नहीं मांगा। तो ये सब जगह दिख रहा था, पूरे देश में जो संपत्तियों पर कब्जा होता जा रहा था और वो कहीं भी कुछ भी डाला चादर और उसके बाद जमीन उनकी वाली हालत हो गई थी, पूरे देश में रुमाल डाल के रख दिया था। और ये बात जनता को बहुत चुभ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, एक से एक बड़ी संपत्तियां रोज गायब हो रही हैं, रोज गायब हो रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ मलते जा रहे। क्योंकि जिस तरह का वक्फ को असीमित ताकत दे दी गई थी कांग्रेस सरकार ने, जिस तरह से वो ताकत दी थी वो देश में किसी के पास नहीं थी। प्रेसिडेंशियल स्टेट की पावर के अलावा कि भाई प्रेसिडेंट जब कोई किसी जमीन का अधिग्रहण करेंगे तब, इसके अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं थी। माफ कीजिएगा। जिस तरह से उन्होंने ये किया कि अगर वक्फ आपकी संपत्ति को कह देता है वक्फ संपत्ति है तो वो वक्फ नहीं है, ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो मजाक बना के रख दिया था पूरे देश का। ये वाकई में इतने दिन तक चला, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो इस देश के सारे कानूनों को, मतलब देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं कोई मतलब नहीं रह गया। भाई आपने कह दिया, कोर्ट ने फैसला, उनके ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। ट्रिब्यूनल में कौन है? ट्रिब्यूनल में सब वही है, सब में वही कौन है कि सारे सुन्नी है, और सब कौन है उसमें भी वही है कि सब जमात और उस तरह के लोग हैं, और वो जो चाहेंगे वो तो वही करेंगे। तो कानून वानून का कोई अर्थ नहीं रह गया था, हिंदुस्तानी संविधान की उसके अंदर कोई हैसियत नहीं थी। और ये बात लगातार लोगों को चुभती जा रही थी, इस सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर था। आप देखेंगे आम जनता लगातार सवाल उठा रही थी वक्फ को लेकर। आम जनता के अंदर जो खास तौर से वोटर्स भी थे बीजेपी के, और बीजेपी के समर्थक भी थे, और इसके अलावा जो न्यूट्रल लोग थे, अगर आप उनको देखेंगे तो वो लोग इतने ज्यादा पैनिक और गुस्से में थे। आप सोचे पमनम गांव जो है वो क्रिश्चियन गांव है, वो उनकी संपत्ति हो गई। कुछ भी हो रहा था, एक गांव जो कभी 1500 साल पुराने, जिसमें मंदिर थे, इस्लाम को आए हुए इस देश में 1400, मतलब इस देश में तो खैर 700 में आया, तो आप 1300 साल भी नहीं हुए, वो पूरा का पूरा गांव वक्फ में चला गया, उनको समझ में ही नहीं आया। और जो पाकिस्तान, सबसे बड़ी तो फोर्जरी, जब ये पाकिस्तान में गए, जो लोग जिन्होंने वहां संपत्ति ले ली, क्योंकि इसी तरह हुआ था, जो वहां चले गए उनकी संपत्ति को यहाँ की सरकार लेगी और उन लोगों को देगी जो वहां से आए, जो वहां छोड़ के आएंगे उनकी संपत्ति वहां की सरकार लेगी। यहाँ क्या हुआ, वो आए और आने के बाद उसको अपने से लिख गए वक्त संपत्ति। ये क्या मजाक हुआ? लेकिन सरकारों ने तो आंखें मूंदी हुई थी। उन लोगों को लाल किले में भी नहीं ठहरने दिया गया था, जो लोग आए थे वहां से, जो बेचारे हिंदू वहां से मर पिट के आए, उनको समझ में नहीं आया वो कहाँ जाए, उनको वहां से नेहरू और वो गांधी खदेड़ दिए वहां से उनको, और उनकी संपत्तियों पे कि ये सब, ये कुछ नहीं होगा। तो ये जो मजाक चल रहा था इस देश में वक्त के नाम पर, इसको कंट्रोल करने की जरूरत थी। तो सरकार उसी के लिए ये लाई थी, और आपने उसको डिटेल से बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए। और वो मैं तो अभी भी कहूंगा कि सरकार को इस पर और स्ट्रेस देना चाहिए, कोर्ट के साथ जाना चाहिए कि भाई आप, ये कोई कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, आपको वो आंकड़े रखने चाहिए जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां आप देखिए कौन कौन मियाँ निकल के आ रहा है, चाहे वो कलीम सिद्दीकी हो, उमर गौतम हो, ये फुकरे कौन आए हैं। और इसके अलावा रोज आप देखते होंगे, रोज पकड़े जाते हैं। कल भी आपने देखा यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो पूरी तरह से एक जंग छेड़े हुए हैं। बिल्कुल। और सरकार को जंग की स्थिति की तरह इसको लेना चाहिए, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाहिए
कि जैसे वॉर में होता है वैसे हम लोग लड़ रहे हैं। और वैसे भी धीरेन्द्र जी, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में डेमोग्राफी चेंज जो एक साजिश के तहत की जा रही है और क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनकी तरफ इशारा भी किया है, और ये याद भी दिलाया है कि लाल किले की प्राचीर से मैंने डेमोग्राफी मिशन स्थापित करके पूरे देश में ही जहां जहां ये साजिशें की जा रही हैं इसको हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान एक्चुअल में बाई डिफॉल्ट जो पहलगाम वाली घटना हुई, नरसंहार हुआ, उसके बाद जिस तरीके से विदेशियों की तलाश पूरे देश में हुई और उनको बसों में, ट्रेन में भर करके उनके मूल देशों को वापस भेजने का क्रम शुरू हुआ, उसके बाद से ही हड़कंप था। और ऊपर से ये वक्फ कानून ले आया गया था पहले ही, तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी बेचैनी देखी जा रही थी और पूरा पार्लियामेंट को सिर पर उठा करके रखा इन्होंने। पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामे, पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामे, और एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा था कि पता नहीं ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की बात ही नहीं है। बात है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसको किस तरीके से हड़पा गया और उसको उसका किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा था, उसके प्रबंधन की बात थी, पारदर्शिता की बात थी, और जो गलत तरीके से जमीन कब्जाई गई है उसको रिलीज करने की बात थी। ये आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर तमाम जगह पर आप जाइए, आपको पता चलेगा स्टेशनों पर, स्टैंड पर, बाई स्टैंड पर सब जगह संपत्ति हुआ करती थी वक्फ की, आज वो कहाँ गई। वो जितने उसके मुतवल्ली थे अपना बेच बाच के सबको लेके और उससे करोड़ों रुपए बना के चले गए। और अगर किसी गरीब मुस्लिम को कोई उससे फायदा भी मिलना था तो कोई फायदा मिला नहीं। वो तो आज भी उन लोगों को, तो इसलिए वो दोनों तरह से फायदे में थी। एक तो ये था कि जिस तरह की एक एनार्की पैदा कर दी थी कि कुछ भी कहो, अपना जाके रुमाल रख दो कि साहब ये सीट हमारी हो गई, तो वो हालत थी। दूसरा क्या था कि जो जिन लोगों के लिए किसी ने दिया भी तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी, इसके लिए आना। दूसरा कि जो पीएम मोदी कल वहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मैं उसको देख रहा हूँ। आप देखा होगा कि आपने लंदन में कितना जबरदस्त जो अप्रवासियों के खिलाफ, खासतौर से अगर हम 30 लाख 30 लाख हाँ, लोग सड़कों पर उतर आए। अगर हम उसको ये देखें कि उस आबादी के हिसाब से वो कितना बड़ा सैलाब होता है हिंदुस्तान में, भले ही आप उसको कहें, लेकिन वो कितना बड़ा सैलाब है। वो सीधे तौर पर एक जो इस्लामिक इन्वेजन है वहां, उसके खिलाफ है। वो आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है कि साहब ये रोज जो है वहां कोर्ट मांग रहे हैं, सरिया कोर्ट मांग रहे हैं। वहां कोर्ट, आपने देखा पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग किस तरह से ब्रिटिश व्हाइट लड़कियों का किस तरह से उन्होंने यौन शोषण किए सीरीज के साथ, हजारों में। उनको सजा नहीं दिला पा रहे, वो फ्रस्ट्रेशन था। आप ये देखिए अभी भोपाल में मकान दो के गिराए गए, एक और बच गया वो फरहान। ये लोग किस तरह की मेंटेलिटी के साथ है, आप सोचिए। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आईएसआईएस को लेकर कितनी जगह छापे पड़े। भाई आप, अगर आपकी सुरक्षा एजेंसियां अपनी जान क्यों जिस तरह से झोंक कर आपको सुरक्षित कर रही हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप वो जो कर रहे हैं उनको मासूम मानते रहोगे। आपको उनके खिलाफ फैसले लेने पड़ेंगे, उनके परिवारों को, उनको सबको वंचित करना पड़ेगा। ये कहने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी आंख के सामने कर रहा था। तो ये सब चीजें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं इसको एक असम मॉडल बता रहा हूं। मैंने इसको मैंने ये माना है, कल स्टडी किया है उसको, जो उनका स्पीच थी। क्योंकि आप उस स्पीच को अगर आप गौर करते हैं तो वो मणिपुर से अपनी, मिजोरम से यात्रा शुरू करते हैं, मणिपुर में, मणिपुर से फिर असम, और असम से फिर बिहार, और फिर बंगाल जाते हैं। ये पूरा इलाका वो है जहां घुसपैठियों ने जिंदगी नरक कर दी है उन लोगों की, उन लोगों बिल्कुल। की कल्चर खत्म कर दी है। और अगले चुनाव का ये मुद्दा होगा इस देश का। उन्होंने सीधा कहा कि जिन्होंने इनको शरण दी, जिन्होंने इनको घुसाने में मदद की है इस देश में, ये टर्माइट्स हैं जो पूरे देश को अंदर अंदर खोखला कर रही है। देखिए, आप उम्मीद नहीं कर सकते बांग्लादेश आपकी सेना सीमा पर हमला कर देगा, हालांकि वो कोशिश करता है। आपको याद होगा एक बार बीएसएफ के जवानों को मारा उन्होंने। इसके अलावा आप पाकिस्तान की जिस तरह की हालत हुई है, आप नहीं लगता कि वो सीधा कुछ करने की कोशिश, लेकिन वो जानते हैं उनके पास एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन टर्माइट।
वो पूरा उनको उसकी तरह, दीमक की तरह इस देश की ऊपर से लकड़ी आपको चमकती दिख रहेगी, अंदर वो खा जाएंगे। इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वो आते ही फिर जैसे ही वो कोई इस तरह नहीं आते कि जिस तरह से आपको याद होगा जब पारसी इस देश में शरण लेने आए तो राजा ने कहा एक दूध का गिलास भेजा, वो इंतजार कर रहे थे वहां कि साहब उन्होंने एक दूध का, राजा से उन्होंने शरण मांगी तो राजा ने उनको एक गिलास में पूरा दूध भर के भेज दिया, और वहां से पारसी जो आए थे उन्होंने उसमें शक्कर मिलाई और वापस भेज दिया। तो ये मैसेज था कि हम ऐसे रहेंगे जैसे दूध में शक्कर, लेकिन ये तो दूध में नींबू निचोड़ा जा रहा, अटाटी गिरे जा रहा, जो मन करा जा रहा, दूध का गिलास ही फेंके जा रहा। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक उनका इशारा था पीएम का। मैं पीएम का बहुत ये नहीं कि भाई मुझे कोई उनसे स्नेह या वो है, लेकिन मैं एक राष्ट्र के पत्रकार होने के नाते बहुत उसके साथ ये कहूंगा कि ये कोई भी पीएम होगा उसको टकराना पड़ेगा। अगर वो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको इन दीमकों को नष्ट करना पड़ेगा जो इस देश में है। और वो लड़ाई असम में लड़ी जा रही है। असम इस देश की पहली चौकी है जो इस देश की परंपरा, संस्कृति और स्वरूप को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे। क्योंकि आप ये बताइए, आप मालदा, मुर्शिदाबाद वहां जाके ढूंढिए, तो जिन लोगों को, बहुत सारों को शौक होगा, वो मेरे साथ चले, तिरंगा लेके चले और लहरा के दिखाएं वहां, मुझे पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें, धीरेन जी, कालिया चौकियां फूक दी थी। धीरेन जी, इसकी सुनवाई करते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षण भी आए सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई बोले थे धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। जी, गवई साहब ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है, दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। और जस्टिस ऑगस्टन में। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। और 5 याचिका जिनकी सुनवाई हुई, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की थी, और इसके अलावा केंद्र की तरफ से, जैसा मैंने कहा था, कि तुषार मेहता, और याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, इन्होंने पैरवी की। ये जो अब तक मनमानी चली आ रही थी वक्फ बोर्ड की, और इसको मैं कहूंगा कि पूरा संरक्षण, पूरा प्रश्रय और पूरी मजबूती कांग्रेस ने दी। 2013 के बाद अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के इसकी जानकारी दी थी कि 2013 के बाद तो वक्फ की संपत्ति में इजाफा बुलेट की रफ्तार से, रॉकेट की रफ्तार से हुआ। इतनी ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा हुआ और लोग इतने असहाय हो गए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ अपील की जाए, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं थी और हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास इसने इतने संसाधन संसाधन नहीं थे। तो ये एक तरीके से वक्फ की मनमानी पर तो अंकुश लगा ही है, उनको तो झटका लगा ही है जो भूमाफिया बन गए थे वक्फ बोर्डों में बैठ करके। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और इस तरह की जो वोट परस्ती वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक भी है और झटका भी है? देखिए, अब वो सबक लेने की सीमाओं से ज्यादा जा चुकी। कहा जाता है बूढ़े तोते पढ़ा नहीं करते, वो जो है अब वो पढ़ने की सीमाओं से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि आपकी स्टामर की सरकार को देखे, अगर आप वहां देखेंगे, उन्होंने कहा है इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद कि हम वहां उनसे डरते नहीं, इनको देके कानून नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेबर पार्टी की सरकार है उसको इस तरह के लोगों की वोट मिलते हैं जो बाहर से आते हैं, लेबर पार्टी। उसी तरह से हिंदुस्तान में ये गुंजाइश तब तक रह सकती थी जब 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय अगर फैसले लेती कांग्रेस तो इस स्थिति में नहीं आते। हालांकि ये कोई भी कह सकता है धीरेन्द्र जी को कि यार आप जो है फिर वही नेहरू और उसको जो एक मजाक के तौर पर करते हैं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि 1947 में तमाम लोगों से
महात्मा गांधी ने अपील बाकायदा की थी और कहा था कि जो लीगीज हैं, लखनऊ में बाकायदा उनकी डरे हुए मुस्लिम लीग के लोगों की एक वो हुई, क्योंकि देश तो बट गया, उन्हीं लोगों के वोटों से बटा था, किसी और के। देखिए, इस देश में जिन्होंने वोट दिया था मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए, वो यहीं रह गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिकॉर्ड बताता है। तो वो लोगों को, उनको राय दी गई कि अब आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। तो जो बड़े बड़े मुस्लिम लीग के लीडर थे वो कांग्रेस में चले गए। तो वो तो जो उन्होंने वहां कर रहे थे वो वहीं करेंगे, और कांग्रेस को वोट मिलने लगी। कांग्रेस ने वोट धीरे धीरे वो इन वोटों के सहारे आ गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब जातीय मंडल का उभार हुआ तो उन लोगों को ये लगा कि साहब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, एक जाति पकड़ो और उनके साथ अल्पसंख्यकों को, उनको कुछ भी, चूंकि गोलियां चलवा दी अगर राम मंदिर पे, राम मंदिर अनुयायियों पे, तो उसके बाद तो फिर वो हीरो हो जाते हैं। अब हीरो किसके होंगे? मुस्लिमों के। तो उनको एक वोट मिल गई, एक बड़ा वोट बैंक मिल गया, तो उसके बाद सब लोगों में ये एक प्रेशर हो गया। अब आप ये समझ रहे हैं पूरे आंदोलन में वोट चोरी, फला चोरी, ये सब चोरी, जो भी वो कह रहे हैं, जिनको कोर्ट भी नहीं मान रहा है, उस तमाम चीजों पे उनको किसके वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं? मुसलमानों के वोट की लड़ाई लड़ी जा रही, क्योंकि उधर जातीय आधार पर उनको वोट मिलना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को हो सकता है। आपको आपको नहीं लगता कि जितनी ये मुस्लिम वोट परस्ती वाले हैं सब पर एक तरीके से शिकंजा कस दिया है मोदी सरकार ने? अब बिहार में हुआ है, अब बंगाल में होगा, बंगाल में क्या पूरे देश में ही होगा अक्टूबर में, जैसा कि संकेत दे चुका चुनाव आयोग। तो एक एक करके वो सारे रास्ते इनके बंद किए जा रहे हैं जो ये गलत तरीके से जीत हासिल करते थे, या जो एक इन्होंने तौर तरीके अपना लिए थे तुष्टीकरण के। देखिए, तुष्टीकरण का मुझे अभी भी लगता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी सर। सरकार उसमें कोशिश कर रही है, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, क्योंकि वो काम करते हुए दिख रहे हैं, वो बोलते भी हैं, कुछ कानून ऐसे दिखते भी हैं कि हाँ। लेकिन अभी वाकई बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है, बहुत ताकत, बहुत साहस चाहिए इन लोगों से टकराने के लिए। क्योंकि आपको जब एसआईआर होगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं, आप ये देखिएगा कि बंगाल में वार तक की नौबत आ जाएगी। वो सरकार एक एक कर्मचारी के लिए लड़ेगी, वो सरकार एक एक एंटी उसके लिए लड़ेगी, और जब तक सरकार जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार करने में चूके, अभी अगर ये होगा तभी एसआईआर होगा, क्योंकि एसआईआर होना इस देश के लिए, देखिए दो चीज है, सरकार इस बात में तो जीत गई, बहुत बढ़िया बात यह है कि सरकार ने, चुनाव आयोग बेसिकली संस्थाएं होती हैं सरकारों की, तो अलग इंडिपेंडेंट है, वो अपना वो करती हैं, पार्टी से गवर्न नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीधे जवाब दिया कि यार आपका क्या लेना देना भाई मेरे काम से, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे मेरा काम दिया, आपको आपका काम दिया। बिल्कुल। सेना कल को कहने लगे कि ये 5 करोड़ जो ये रुके हुए हैं, 5 करोड़ मुकदमे के जो फैसले नहीं किए, जजों के बस की नहीं हो रहा है, तो हमारे सेना के जवान चूंकि वेल डिसिप्लिन्ड है, आज तक उन्होंने युद्ध भी नहीं हारा बाजट को, तो वो करेंगे फैसले। तब क्या करेंगी ये अदालतें? ऐसे थोड़ी होता है। तो वो जो है वो सरकार दिख रही है, और एसआईआर होने के लिए सरकार को और स्ट्रोंग होना पड़ेगा, और उनको ये फैसला इसलिए लेना पड़ेगा कि वहां भले ही वो कोर्ट कुछ भी कहे, भाई मान लो यही हो सकता है ना सर कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया 355 356 जिसका भी इस्तेमाल करके आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दे, कोई बात नहीं, वो भी तो लीगल वाला मामला है, ठीक है, कानून के अंदर उनकी ताकत थी, लेकिन वहां के कर्मचारियों को यह पता चल जाएगा ना कि छूटेगा कोई नहीं। तो ये मामला इनको करना पड़ेगा। एक फायदा जरूर हुआ कि ये, मैं आज सुबह भी सोच रहा था कि जो कहते हैं कि गए तो थे चौबे जी छब्बे जी बनने, दुबे जी बन गए, कि ये गए थे एसआईआर पे रोक लगवाने कि साहब बंद कर दो, ये कर दो, उन्होंने कहा भाई पूरे देश में करो, ये तो इनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसीलिए मुझे लगता है फायदा तो इन्हीं को हुआ कि भाई ठीक है, अब आप उनको तो बाकायदा बीजेपी को फूल भेजने चाहिए, कांग्रेस के उनको तमाम लोगों को, वोट चोरी वाले, बल्कि राहुल गांधी को हर जगह कांग्रेस के जिला, बीजेपी के जिलाध्यक्षों को फूल देने चाहिए कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सब जगह वैसा ही यार होगा, वोट चोरी हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी। वरना तो संजीव बालियान भी आरोप लगा रहा था वोट चोरी का। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है
आप लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। और धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको जरूर आप सब्सक्राइब करें और उनको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए। नमस्कार।